दूसरा नाम है इनकलाब। इंतकाम का दूसरा नाम है इंकलाब। क्रांति का दूसरा नाम है इंकलाब। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर, बस बस, कोर्ट समझ गया तुम्हारी बात। समझ ही गए हैं तो आप भी आ जाओ हमारे साथ। भगत सिंह, तुम पर आरोप है कि तुमने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंके, वहां पे लोगों को मारने की कोशिश की और तुम्हारे पास बंदूक भी बरामद हुई थी। ये झूठ है, हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी। अगर होती तो कोई डर के मारे हमें हाथ भी नहीं लगा सकता था। हाँ, हमने असेंबली में बम जरूर फोड़ा था, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तुम और तुम्हारी बहरी अंग्रेजी सरकार हम हिंदुस्तानियों का अधिकार नहीं सुन रही थी। हमारी जरूरतें, हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं नहीं सुन रही थी। हमारा उद्घोष, हमारा विरोध नहीं सुन रही थी, इसीलिए धमाका हुआ। मगर बम तो फेंका था ना, कितने लोगों की जान जा सकती थी? हमने बम मेन वेल में नहीं बल्कि खाली जगह पे फेंके थे ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने देखा था कि मेन वेल में जॉन साइमन बैठा, अगर मारना होता तो हम उसे मारते। जिस देश के महान नेता और मेरे पिता समान लाला लाजपत राय की हत्या का कारण चाहते तो हम धुएं में गायब हो सकते थे, मगर हमने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी ली ताकि सरकार के आगे हम कोर्ट में अपनी बात कह सके। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, सोई भी अंग्रेजी सरकार को चपाना। और लगता है कि सरकार बहरी के साथ साथ अंधी भी है, जो इस मुकदमे को कोई और ही रूप देना चाहती है। भगत सिंह, अपनी गलती मान लो, नहीं तो ये कोर्ट तुम्हारी जान भी ले सकती है। कोई अंग्रेजा प्यार से मांग लेता, आजादी के बदले जानना ऐसी ऑर्डर ऑर्डर, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में तो नौजवान अपने ड्रीम्स, अपना करियर अडॉप्ट करते हैं। तुम ये क्या आजादी और इनकलाब के चक्कर में पड़े हो? मेरी मानो, एक माफीनामा लिखो और हो सकता है अंग्रेज सरकार तुम पर दया करके तुम्हारी सजा कुछ कम कर देगी। जानते हैं जज साहब ये क्या है? जानते हैं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है, जिसे तुम्हारी अंग्रेजी सरकार ने हजारों निर्दोष व्यक्तियों के खून से लाल कर दी थी। मैं महज 12 साल का था, तब से इसे अपने साथ रखा हूं। उस दिन से ही मैंने अपना रास्ता तुम्हारी नजर में ड्रीम्स और करियर डिसाइड कर लिया। जानते हैं क्या ड्रीम है मेरा? जानते हैं क्या नाम मैं देता हूं अपने करियर को? जानते हैं? आजादी, इंकलाब, इंकलाब। ऑर्डर ऑर्डर, आजादी, वो भी अंग्रेजी साम्राज्य से जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अरे बहुत है आजादी आजादी करने वाले, क्या हुआ उनका? कुछ पता है आप लोगों का? कुछ पता नहीं है कौन है कहाँ है। रहने दे भगत, ये नहीं समझेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ बिजनेस करने आए थे और हम पर राज करने लगे। हमारी सोने की चिड़िया को लूटते रहे, नोचते रहे और यहाँ तक कि हमारे देश का मशहूर कोहिनूर हीरा भी चुरा के ले गए। चोर चोर है सारे। पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना, सारे इनकलाब भूल जाओगे। एक बार हमारे हाथ खोल दीजिए जज साहब। अगर आपको भी इनकलाब का मतलब ना समझा दिया ना, तो मैं भी अपनी भारत मां का पूत नहीं। तुम कोर्ट को धमकी दे रहे हो? हमारे पास पुख्ता सबूत है कि तुमने, राजगुरु ने और सुखदेव ने मिलकर सांडस की हत्या करी और तुमने असेंबली में भी बम लोगों की हत्या की मंशा से फेंका था और तुमने असेंबली में गोलियां भी चलाई थी। ये सभी झूठ है। सच तो ये है कि तुमने हमारे खिलाफ झूठे गवाह भी पीट पीट कर तैयार करे हैं। आज से हमें झूठे कोर्ट में आएंगे ही नहीं। जो फैसला तुम और तुम्हारी सरकार पहले ही ले चुकी है, जब मत करे सुना देना। टू हेल्प विद योर कोर्ट, टू हेल्प विद योर लॉ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ भगत सिंह, माफी मांग लो और अपने साथी के नाम बता दो। हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे, नहीं तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। एक अजीब सा सपना रोज मेरी आंखों को सताए कि जान तो एक दिन जानी ही है, मगर देश के नाम से है तो मजा आ जाए। चाहते भी तो क्यों, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स महज केवल एक दिखावा नहीं था। हमारे क्रांतिकारी का केस एडवोकेट आसिफ अली ने लड़ा, मगर सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी। जैसे मानो अंग्रेजी हुकूमत
पहले ही सोच चुकी थी कि फैसला क्या सुनाना है। सरकारी गवाहों की पेशी सरकार सुनते रही, मगर हमारे एडवोकेट आसिफ अली की सारी दलीलें, सारी पेशियां सरकार ने सिरे से खारिज कर दी। खैर, अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होनी है या नहीं, ये तो अंग्रेजी सरकार को तय करना था। मगर वो ये बात जानते थे कि अगर भगत सिंह को छोड़ दिया तो ये क्रांति की आग और फैल जाएगी। मगर भगत चाहता था कि उसे फांसी हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर भगत सिंह को फांसी होगी तो ये क्रांति की आग एक ज्वाला बन जाएगी। इस फैसले के लिए एक बेंच का गठन किया गया जो 2 बार बैठी, जिसको ये फैसला करना था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होनी है या नहीं। एक बार तो उस बेंच में मोहनदास करमचंद गांधी जी भी बैठे थे और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये भगत का क्रांतिवाद नहीं, उग्रवाद है, उनकी वो चले। मगर भगत सिंह तो भगत सिंह था, उनका स्वराज, उनकी क्रांति जेल में भी जारी रही। वो अपने भारतीय कैदियों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, उन पर हो रहे अमानवीय दुष्कर्मों के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल करी। 116 दिन। कहते हैं कि अगर कोई आदमी 2 दिन भूखा रह जाए तो वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। अगर वही आदमी 20 दिन भूखा रह जाए तो शायद वो कत्ल करने पर भी मजबूर हो जाता है। मगर 116 दिन इतनी लंबी भूख हड़ताल चली जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रत्येक तरह के अत्याचार किए गए, मगर वो नहीं टूटे, ना उनके साथी टूटे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक साथी को खो दिया, भाई यतिन दास की इस भूख हड़ताल के चलते मृत्यु हो गई। कहते हैं भगत सिंह 100 साल में सूख कर कांटा हो गए थे, मगर वही कांटा अंग्रेजी साम्राज्य को इस कदर चुभा कि उसकी गूंज लंदन तक पहुंच गई और अंग्रेजी साम्राज्य घुटने टेकने पर तैयार हो गया। इतिहास में यह पहली बार था जब भारतीयों की किसी डिमांड पर अंग्रेजी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। वाह, क्या सपूत थे वो भारत के, जो हमारी आजादी के लिए, जो हमारी क्रांति के लिए इतना लड़े और उन्होंने अपनी इतनी बलिदानी दी। जब अंग्रेजों का जुल्म इतना बढ़ गया कि और कोई जुल्म उन्हें समझ नहीं आया, जब उनके पास और कोई हथियार नहीं रहा, तब बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी बहस के एक कोठरी से ही शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। चलिए ले चलते हैं आपको लाहौर के उस सेंट्रल जेल में जहां पर बंद है भगत सिंह अपने साथियों के साथ। क्या सोच रहा है भगत? खुश हूं, तसल्ली है। हमारी भूख हड़ताल के आगे आखिरकार अंग्रेजी सरकार झुक ही गई। हमारे विचार और प्रचार दोनों ही देश भर में तेजी से फैल रहे हैं। ये लोग मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। मेरे मरने के बाद इस मिट्टी से लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जो इस देश को जरूर आजाद कराएंगे। यार मगर एक बात बता, जब ये गोरे तुझ पर कोड़े बरसा रहे थे, बर्फ की सिल्ली पर लिटा रहे थे, मार मार कर तुझ पर जुल्म कर रहे थे, तब तूने अपने आप को कैसे संभाला? कौन थामता मुझको, ठोकरों ने ही संभाला होगा। कौन थामता मुझको, ठोकरों ने ही संभाला होगा। एक दिए ने कहा था मुझसे, भगत तू जलेगा तभी उजाला होगा। भगत सिंह, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हें, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम तीनों को
24 मार्च को सुबह 6:30 बजे फांसी दे दी जाएगी। अरे जेनर साहब, इसमें बुरी खबर क्या है? ये तो खुशी का अवसर है, पर एक बात का गम है, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो शूट कर देना चाहिए था, कानून तो यही कहता है, पर हम आज तक आपकी सरकार ने कानून माना कहाँ है जो आज मानेंगे? भगत सिंह, तुमसे मिलने तुम्हारी मां आई है। उन्हें भी तुम्हारी फांसी के बारे में पता चला होगा, तो शायद उनसे रहा नहीं गया। मिल लो, शायद उनसे ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। माँ, तू कैसा है? ठीक हो माँ? तू रो रही है? नहीं, मैं रो कहाँ रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि आज तक की मेरी आखिरी मुलाकात है। भारत माँ की सेवा में तो इतना लीन हो गया कि अपनी इस माँ को भूल गई। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मुझे। कैसे भूल सकता हूँ माँ? कैसे भूल सकता हूँ तुझे? जब भी भारत माँ को याद करता, तू ही तो मेरे जहन में होती थी। जब भी भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में देखा, तब वो लोहे से बनी मोटी मोटी बेड़ियों में तू ही तो जबड़ी दिखाई देती थी। और जब अंग्रेजों के जुल्म से मेरी भारत माँ होती, तब तेरी ही तो लड़ाई सुनाई देती थी। तू कहती है मुझसे दूर हूँ, तुझसे अलग था माँ, मेरे ही तो पास थी तू। कितना बड़ा हो गया।